जो टॉपिक है, नया चैप्टर है त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन। तो त्रिविम रसायन क्या है? सबसे पहले तो ये जानिए कि त्रिविम रसायन के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे, ये अणुओं के विभिन्न अणुओं में जुड़े हुए समूहों या परमाणुओं की विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो एक्चुअल टॉपिक हमको पढ़ना है, उसका नाम है समावयवता। समावयवता। तो समावयवता का मतलब क्या है? अगर आप हिंदी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, सम धन अवयव धनता। सम यानी समान, अवयव यानी बनाने वाले परमाणु, और ता मतलब गुण। तो ऐसे अणु जिनका अणु सूत्र समान होता है, यानी जिनमें अवयवी कण या परमाणु एक जैसे एक समान संख्या में होते हैं, किंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण एक दूसरे से अलग होते हैं, इसे हम कहते हैं समावयवता। और जिन यौगिकों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनके अणु सूत्र तो समान हो लेकिन भौतिक रासायनिक गुण अलग हो, वो समावयवी कहलाते हैं। तो अब हमको ये जानना है कि अवयव की समानता के बावजूद गुणों में अंतर क्यों आ रहा है, गुणों में अंतर आने का कारण क्या है। तो इसी के लिए आपको जानना चाहिए कि समावयवता के प्रकार या वर्गीकरण क्या है। समावयवता को दो भागों में वर्गीकृत किया है। संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। आपके में त्रिविम का वर्णन बहुत ज्यादा अच्छे से है, इसलिए इसको त्रिविम रसायन के अंतर्गत माना गया है। तो संरचनात्मक समावयवता मतलब समान अवयव या समान प्रकार के परमाणु होने के बाद भी गुणों में अंतर आने के दो कारण हैं। एक है संरचना। संरचना का मतलब है अणु के अंदर दो अणु, हम अगर बात कर रहे हैं तो दो अणुओं में परमाणुओं के जुड़ने का तरीका अलग अलग है। किसी में कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है डबल बॉन्ड से, किसी में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, किसी में ये वाला समूह पहले कार्बन से जुड़ा है, किसी में दूसरे कार्बन से जुड़ा है। यानी कि परमाणुओं के परस्पर बंधने या जुड़ने की के तरीके में अंतर है, उनकी मूल संरचना में ही अंतर है, इसलिए गुणों में अंतर आया। तो संरचनात्मक समावयवता है। दूसरा, त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता का मतलब होता है संरचना तो एक जैसी है, यानी कि दोनों ही अणुओं में दोनों यौगिक जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके गुणों में अंतर है, उनमें समूह परमाणु एक जैसे बंध से बंधे हुए हैं, एक जैसे तरीके से जुड़े हुए हैं, लेकिन त्रिविम या अंतरिक्ष में इनकी एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि ये चौक मेरे दाएं हाथ में है, तो मैं ही कार्बन हूं जिससे ये जुड़ा हुआ है, और दूसरे अणु में ये मेरे बाएं हाथ में हो जाएगा। तो जुड़ा कार्बन से ही है, उसी तरीके का बंध है, लेकिन अंतरिक्ष या त्रिविम में इसकी स्थिति या व्यवस्था विन्यास अलग हो जाता है, इसलिए इसे हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। अब आते हैं संरचनात्मक समावयवता के प्रकार। संरचनात्मक समावयवता को मूलतः 6 भागों में बांटा गया है। पहला है श्रृंखला समावयवता, दूसरा है स्थान समावयवता, तीसरा है मध्यावयवता, चौथा है वलय श्रृंखला समावयवता,
पांचवा है इसमें क्रियात्मक समावयवता, और लास्ट है छठवां चलावयवता। तो ये 6 समावयवताएं, 6 तरह की संरचनाओं में अंतर देखने को मिल सकता है। त्रिविम समावयवता को 3 भागों में बांटा गया है। ज्यामितीय समावयवता, संरूपण समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम पहले संरचनात्मक समावयवता और उसके प्रकार को अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर आएंगे त्रिविम समावयवता पे और चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे संरचनात्मक समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र एक जैसे होते हैं, लेकिन जिनकी संरचना, संरचना का मतलब होता है जिनमें उपस्थित अणुओं में परस्पर बंधन के तरीके, बंध बनाने के तरीके में अंतर होता है, जिससे इनके गुणों में अंतर उत्पन्न होता है, इन्हें कहा जाता है, इसे कहा जाता है संरचनात्मक समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता में दो अणु जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, इनमें मुख्य कार्बन की श्रृंखला की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे मान लो एक सरल उदाहरण C4H10, ये सूत्र है, इससे हमारा अणु बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3। ये है आपका ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। इसी अणु सूत्र का एक और यौगिक होता है CH3 CH CH3 CH3, ये कहलाता है 2 मेथिल प्रोपेन। आप देखिए कि दोनों ही अणुओं में 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन पहले अणु में मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन परमाणु है, दूसरे में मुख्य श्रृंखला में सिर्फ 3 कार्बन परमाणु है, एक कार्बन मेथिल समूह के रूप में अलग से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से दो अणु जिनके अणु सूत्र तो समान है, किंतु मुख्य कार्बन की श्रृंखला की लंबाई अलग अलग है, ये श्रृंखला समावयवता का उदाहरण है। और भी ढेर सारे उदाहरण हैं, हम एक एक उदाहरण चर्चा करते चलेंगे। नंबर 2, वलय श्रृंखला समावयवता, इससे मिलता जुलता है, इसलिए इसके बाद हम इसको पढ़ लेते हैं। वलय श्रृंखला समावयवता कहती है कि जब दो अणु जिनके अणु सूत्र एक जैसे हैं, लेकिन एक अणु चक्रीय संरचना के रूप में पाया जाता है, जबकि दूसरा अणु खुली श्रृंखला के रूप में पाया जाता है, तो इसलिए इनकी संरचना अलग हो गई। तो संरचना में मूल रूप से क्या अलग है? एक खुली संरचना का यौगिक है और एक बंद संरचना का यौगिक है। जैसे मान लीजिए आपके पास है C6H12, बढ़िया उदाहरण हम लेते हैं। C6H12 को आप देखिए तो आप लिख सकते हैं CH2 CH2
CH2 CH2 CH2, ये है साइक्लोहेक्सेन। ये एक चक्रीय अणु है, जबकि इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH3। आप चाहे तो इसको शाखाओं में भी बांट सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये खुली श्रृंखला वाला यौगिक, ये है साइक्लोहेक्सीन, सॉरी हेक्सीन, केवल वन हेक्सीन, ये खुली श्रृंखला वाला है, ये चक्रीय अणु है। ये दोनों का ही अणु सूत्र सेम है C6H12, लेकिन एक अणु चक्रीय संरचना के रूप में पाया जाता है, जबकि दूसरा अणु खुली संरचना का निर्माण करता है। तीसरा, ये दोनों मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट लेते चल सकते हैं, नोट्स के लिए इजी होगा आपके। ठीक है, तीसरी समावयवता इसमें हम पढ़ेंगे स्थान समावयवता। इस तरह की समावयवता में दो अणु जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, इन दोनों में क्रियात्मक समूह की स्थिति मुख्य कार्बन की श्रृंखला में भिन्न भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल C4H10O एक उदाहरण है, CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब ये है हमारा 1-ब्यूटेनॉल, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर OH समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए ये है 1-ब्यूटेनॉल। लेकिन एक और अणु भी इसी सूत्र का है, वो है CH3 CH2 CH CH3OH 1 2 3 4, ये हो गया 2-ब्यूटेनॉल। देखिए अंतर किस चीज का है? मुख्य कार्बन की श्रृंखला में कोई अंतर नहीं। क्या कोई चक्रीय है, कोई ओपन श्रृंखला है? नहीं। सिर्फ अंतर है कि पहले वाले में OH समूह कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले में OH समूह कार्बन की श्रृंखला में कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है। तो स्थान बदल गया, अलग अलग यौगिकों में क्रियात्मक समूह का स्थान अलग अलग होने से यह समावयवता उत्पन्न होती है। इसके बाद हम बात करेंगे चौथी समावयवता, मध्यावयवता। वास्तव में मध्यावयवता को भी हम स्थान समावयवता का एक रूप मान सकते हैं, लेकिन ये केवल उन्हीं क्रियात्मक समूहों में काम करती है जो दोनों ओर से एल्किल समूह से जुड़ते हैं, जैसे ईथर O करके होता है, जैसे कीटोन C डबल बॉन्ड O के इस तरीके से, जैसे एस्टर C डबल बॉन्ड O। तो इसमें क्या होता है कि इनके मध्य की स्थिति, स्थान ही बदल रहा है क्रियात्मक समूह का। हम चेक करके देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं C5H12O, ईथर का उदाहरण ले रहा हूं मैं। CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, ये है मेथिल प्रोपिल ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर। इस ईथर में
ऑक्सीजन के एक ओर 2 कार्बन का समूह है और एक ओर 3 कार्बन का समूह है। आप आगे पीछे कर सकते हैं, आगे 3 पीछे 2 रखेंगे तो भी यही बनेगा, मेथिल एथिल ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर। सॉरी, मेथिल नहीं, एथिल प्रोपिल ईथर है। एक और 2 कार्बन है और एक और 3 कार्बन। अब अगर इसी को मैं ऐसा लिखूं, CH3O CH2 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 CH3, तो आप नोटिस करेंगे कि इस बार ऑक्सीजन की स्थिति इस तरीके से बदल गई कि उसके एक ओर सिर्फ 1 कार्बन है और एक ओर 4 कार्बन है, यानी ये हो गया मेथिल ब्यूटिल ईथर। तो इस तरीके से क्रियात्मक समूह के मध्य की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, या क्रियात्मक समूह जो दोनों ओर से एल्किल समूहों से जुड़ा हो, दो अलग अलग यौगिकों में दोनों ओर के एल्किल समूहों के आकार में बदलाव आ जाने से जो समावयवता उत्पन्न होगी वो मध्यावयवता है। एक और उदाहरण आपको मैं देता हूं कीटोन का, C5H10O। आप देखिए CH3CO CH2 CH2 CH3, अभी हमारा कीटोन, इसको हम कह सकते हैं 2 पेंटेनोन। 2 नंबर पे है, यानी कि कीटोन के समूह के एक ओर एक मेथिल समूह छोटा कार्बन, 1 कार्बन का समूह और दूसरी ओर 3 कार्बन की श्रृंखला है। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब ये हो गया 3 पेंटेनोन। तो वास्तव में क्रियात्मक समूह के दोनों ओर एल्किल समूहों का आकार बदल गया। पहले 1 कार्बन और 3 कार्बन के बीच में था, अब 2 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में है, यानी कि कुल बीच की स्थिति में बदलाव है, इसीलिए इसको कहा जाता है मध्यावयवता। अब आते हैं हम अगली समावयवता के ओर, मध्यावयवता के बाद, चौथे के बाद पांचवा। पांचवी समावयवता हमारी है क्रियात्मक समावयवता या क्रियात्मक समूह समावयवता। कार्बनिक रसायन में अनेक क्रियात्मक समूह हैं ऐसे जिनके जुड़ने से यौगिक का सामान्य सूत्र एक जैसा होता है। जैसे आप देखिए कि अल्कोहल और ईथर, इन दोनों का सामान्य सूत्र एक होता है, CnH2n+2O। इसका मतलब एक ही सूत्र का ईथर भी होता है और उसी सूत्र का अल्कोहल भी होता है। इसी तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन होता है, CnH2nO। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर होता है, CnH2nO2। तो हम दोनों का एक एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है ना। पहले वाले का देते हैं, अल्कोहल ईथर। पहला उदाहरण C4H10O, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये है ब्यूटिल अल्कोहल। क्योंकि इस समय इसका क्रियात्मक समूह OH है, पर C2H5OC2H5 ये है डाई एथिल ईथर।
इसका क्रियात्मक समूह है O। तो अगर हम नोटिस करें इन दोनों का ही अणु सूत्र, इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, नीचे वाले में भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, मतलब C4H10O दोनों का अणु सूत्र है, लेकिन दोनों में ही मुख्य क्रियात्मक समूह अलग अलग है। तो ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र तो समान है लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग है, ये कहलाएंगे क्रियात्मक समावयवी। ठीक है। इसके बाद बारी आती है, एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। एल्डिहाइड कीटोन का उदाहरण ले लीजिए। C3H6O, CH3CH2CHO, ये है प्रोपेनैल्डिहाइड। प्रोपेनैल्डिहाइड क्योंकि इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है CHO। CH3COCH3 ये है एसीटोन। ये एक कीटोन है क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह CO है, लेकिन दोनों का ही आप अणु सूत्र देखिए C3H6O है। इसी तरीके से तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं C4H8O2, CH3CH2CH2COOH, ये है ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक अम्ल या ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह है COOH। पर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं CH3COOC2H5, एथिल एसीटेट। ये एक एस्टर है क्योंकि यहां क्रियात्मक समूह COO है। तो आप नोटिस करेंगे कि ऐसे अणुसूत्र या हम ये कहें ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान है किंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है, क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं, और ये गुण कहलाता है क्रियात्मक समावयवता। अब यहाँ कुछ बातें दिमाग में अच्छी तरह बैठाने की हैं कि ईथर का पेयर हमेशा अल्कोहल से ही बनेगा। आप अपने मन से इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में नहीं बदल सकते, है ना, क्योंकि सूत्र नहीं मैच करेगा। तो बनाते समय संरचना ये ध्यान रखना है कि जो सूत्र यहां लिखा जाए उतना ही कार्बन, उतना ही हाइड्रोजन, उतना ही ऑक्सीजन दोनों में होना चाहिए। तो ईथर की जोड़ी अल्कोहल से बनेगी, एल्डिहाइड की जोड़ी कीटोन से, और कार्बोक्सिलिक अम्ल की जोड़ी एस्टर से बनेगी। ये तो हुई 5 समावयवताएं संरचनात्मक। एक आखिरी समावयवता जो इन सब से ज्यादा हटके है वो है चलावयवता। अगली समावयवता छठवीं जो है वो है चलावयवता। अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो देखिए, चल धन अवयव धनता। अवयव का मतलब होता है कोई परमाणु या समूह, कोई छोटा हिस्सा, अवयव। चल मतलब गतिशील है। तो यह समावयवता अणु में उपस्थित किसी समूह या विशेष करके हाइड्रोजन के एक बहुसंयोजी परमाणु को छोड़कर दूसरे बहुसंयोजी परमाणु से जुड़ जाने के कारण उत्पन्न होती है। मतलब पहले यौगिक में हाइड्रोजन अगर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो दूसरे यौगिक में वो कार्बन को छोड़कर ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। तो इससे हुआ ये कि सिर्फ हाइड्रोजन ने अपनी जगह बदली, चल दिया, गति कर गया, और इसकी वजह से बंध की स्थिति बदल जाती है, क्रियात्मक समूह बदल जाता है और गुण भी बदल जाते हैं। फिर से देखेंगे, चलावयवता, इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब किसी यौगिक या जब दो यौगिकों में
कोई एक समूह या विशेषकर हाइड्रोजन परमाणु एक बहुसंयोजी परमाणु को छोड़कर दूसरे बहुसंयोजी परमाणु से जुड़ जाता है। पहली बात। दूसरी बात, अभी तक जो समावयवता आपने पढ़ी उसमें दोनों यौगिक अलग अलग हैं। जैसे ब्यूटेनोइक अम्ल एक अलग यौगिक है, एथिल एस्टेट एक अलग यौगिक है। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम एक को दूसरे में बदल रहे हैं ना, दो अलग अलग यौगिक हैं, दोनों के अणुसूत्र समान, लेकिन यहां चलावयवता में दोनों समावयवी, दोनों यौगिक एक दूसरे में लगातार अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, यानी दोनों एक साथ पाए जाते हैं, दोनों अंतर परिवर्तनीय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सरल सा उदाहरण लेते हैं, HCN, यह है हाइड्रोजन साइनाइड। साइनाइड की स्मेल जो होती है ना, महक, वो बुरी नहीं होती, ठीक है, प्लेजेंट स्मेल होती है, अच्छी स्मेल होती है। अभी हमारा हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, अगले यौगिक में ये उठ के चला जाता है, किससे जुड़ जाता है? नाइट्रोजन से। तो अब बंध की व्यवस्था बदल गई और ये हो गया हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड और ये है हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बहुत गंदी बदबू वाला होता है। तो देखिए गुणों में इतना बड़ा परिवर्तन सिर्फ इस बात पे हो गया कि पहले यौगिक में हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, दूसरे यौगिक में हाइड्रोजन बगल वाले नाइट्रोजन से जुड़ गया है, कार्बन को छोड़ के। तो यहां पर चूंकि ये परिवर्तन सिर्फ दो अणुओं, दो परमाणुओं के बीच हो रहा है, इसलिए ये द्विक सिस्टम कहलाता है, डायाड सिस्टम, ठीक है, द्विक प्रणाली। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण जो चलावयवता है, इसको हम कीटो इनॉल चलावयवता के नाम से भी जानते हैं। देखेंगे उदाहरण, मान लीजिए CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, ये एक कोई कीटोन है, ठीक है, ये कोई कीटोन है, ये हमारा 2-ब्यूटेनोन है। अगर इस बगल या इस बगल, दोनों में से किसी भी एक साइड से, मान लीजिए यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु आके ऑक्सीजन से जुड़ जाए, तो होगा ये कि डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो अब आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C OH CH3। तो ये कौन सा रूप है? ये हमारा कीटो रूप है, क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन है। ये क्या है? जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है वही कार्बन अगर OH से जुड़ा हो तो ये कहता है इनॉल है। इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब अल्कोहल, इनॉल, कीटो इनॉल। इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया? क्योंकि बगल वाले हाइड्रोजन, बगल वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन उठ के किससे जुड़ गया? ऑक्सीजन से। तो बंध की व्यवस्था बदल गई, क्रियात्मक समूह बदल गया, इसलिए गुणों में भी भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये दोनों ही रूप एक साथ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनॉल कम स्थायी होता है, ये जनरली किसमें बदल जाता है जल्दी से? कीटो फॉर्म में, फिर भी दोनों एक साथ पाए जाते हैं। अब कीटो इसलिए कहा क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O है। इनॉल क्यों कहा? क्योंकि आपको पता है कि इन मतलब डबल बॉन्ड, तो जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है उसी कार्बन पे OH समूह, अल्कोहलिक समूह जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड के लिए यूज किया इन, अल्कोहलिक समूह के लिए यूज किया ऑल, इनॉल। तो इस तरीके से कीटो इनॉल चलावयवता। अब ये आपका कंप्लीट हुआ संरचनात्मक समावयवता। अब संरचनात्मक हाँ देखिए, चलावयवता में क्या होता है कि दोनों जो रूप हैं, भाई देखिए समावयवता जनरली किसके बीच होता है? दो यौगिक हैं,
उनके बीच तुलना की जा रही है ना। जैसे प्रोपेनॉल्डिहाइड, एसीटोन, ये दो यौगिक हैं, अलग अलग हैं, सूत्र ऐसे ही ये दो अलग अलग यौगिक, लेकिन इनमें अंतर सा है। इनमें अंतर यह है कि पहले वाले यौगिक में हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, दूसरे वाले यौगिक में हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ गया है। हम ये पाते हैं कि हाइड्रोजन चल दिया, हाइड्रोजन गतिशील है, जगह बदल रहा है अपनी। कार्बन से जुड़ता है तो साइनाइड बना लेता है, नाइट्रोजन से जुड़ता है तो आइसोसाइनाइड बना लेता है, कार्बन से जुड़ा रहता है तो कीटो रूप है, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो इनॉल रूप आ जाता है। तो यहां पर जो अंतर है बाकी योग से, माइक बंद कर दो योगेंद्र, है ना। जो दो बाकी 5 जो समावयवता पढ़ी, उनसे ये डिफरेंट क्यों है? उनसे ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये कि इसमें एक समूह गतिशील है, हाइड्रोजन अपनी जगह लगातार बदलते रहता है। दूसरा, इस कारण से ये दोनों यौगिक एक दूसरे में लगातार बदलते रहते हैं। थोड़ी देर पहले ये साइनाइड रहेगा, थोड़ी देर बाद आइसोसाइनाइड हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद साइनाइड हो जाएगा, थोड़ी देर बाद आइसोसाइनाइड हो जाएगा। तो अंतर परिवर्तनीय होते हैं, ऐसा बाकी किसी भी समावयवता में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। अब आते हैं हम त्रिविम समावयवता। इससे रिलेटेड कुछ बातें बता रहा हूं और उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। देखिए, त्रिविम समावयवता क्या होती है। जैसा कि मैंने कहा कि त्रिविम समावयवता में कोई बंध की स्थिति नहीं बदलेगी, यानी जो क्रियात्मक समूह है वही रहेगा, जिस जगह पे जुड़ा है उसी जगह पे जुड़ा रहेगा, उसमें पोजीशन में अंतर नहीं आएगा, संरचना में अंतर नहीं आएगा, न तो कोई चक्रीय होगा न खुली श्रृंखला। अगर खुली श्रृंखला है तो दोनों खुली श्रृंखला है, दोनों में बंध जैसा है वैसा ही है, दोनों में जो समूह जहां जुड़ा है वहीं जुड़ा रहेगा। तो अंतर कैसे आता है? अंतर इस बात पे आता है कि मान लीजिए पहले वाले में, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सरल सा उदाहरण देता हूं आपको। ये ग्लिसरैल्डिहाइड है, ये एक यौगिक है जो है ग्लिसरैल्डिहाइड। अब ग्लिसरैल्डिहाइड में क्या होता है कि अगर OH समूह राइट हैंड साइड पे है, ठीक है ना, सापेक्षिक स्थिति की बात करें, राइट हैंड साइड पे है, और इसको अगर हम एक मिरर से देख लें तो मिरर से देखने पे क्या मिलेगा? ऊपर का समूह अपनी जगह पे मिलेगा, OH जो राइट हैंड साइड था वो लेफ्ट में हो जाएगा, बाकी कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों यौगिकों में संरचना की दृष्टि से कोई अंतर है क्या? नहीं है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही ग्लिसरैल्डिहाइड है। दोनों में ही पहला कार्बन CHO के रूप में है, दूसरे कार्बन में एक हाइड्रोजन, एक OH, एक CHO, एक CH2OH है, यहां भी वही है। सारी चीज एक जैसी है, संरचना का कोई अंतर नहीं है। लेकिन त्रिविम पोजीशन, एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति की बात करें तो इसमें OH राइट हैंड साइड पे है और इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड पे है। इसकी वजह से इनके भौतिक गुणों में काफी परिवर्तन आता है, रासायनिक गुण में कुछ कम अंतर देखने को मिलता है। तो ये भौतिक गुणों में परिवर्तन या रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन हो रहा है वो इनकी संरचना के अंतर के कारण नहीं है। संरचना में तो कोई अंतर है ही नहीं, मूल रूप से सापेक्ष स्थिति, स्पेस में